अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, लास्ट वीक आपने देखा कि इस्लामाबाद मरकज़े निगाह बना रहा और वो सियासी कशीदगी थी, जबकि वहां पर इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात थी और इसके अलावा PTI के कारकुनान और पुलिस एहलकार आमने सामने थे, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद भी हो गया। वो कशीदगी ख़त्म हुई तो अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ये ना सिर्फ मरकज़ निगाह पाकिस्तान के लिए ही है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है कि एक अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे और इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में आ रहे हैं और इसी इजलास में वो भी शिरकत करेंगे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी है और कुछ शर्तें भी रखी हैं कि वो वापस भी ले सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया रहे हैं और तज्जिया कार भी हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले एक अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो होने जा रहा है, इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा। इंडिया की शिरकत एक और अहम मामला है, उस पर बाद में बात करते हैं। जी हाँ, इस हवाले से तो चूंकि पहली दफ़े पाकिस्तान में SCO का सरबराही इजलास हो रहा है, और जैसे कि आप जानती हैं और आपके देखने वाले भी जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान को एक ही साल यानी 2017 में SCO की मेंबरशिप मिली थी बाकायदा। तो उसके बाद से अब ये पहला इजलास है, तो हमारे लिए इसकी अहमियत तो है कि SCO को किस तरह रेलिवेंट बनाया जाए दुनिया में जो इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं, आलमी सतह पे, हमारे इलाकाई सतह पे जो तब्दीलियां आ रही हैं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो SCO को किस तरह रेलिवेंट बनाया जा सकता है और किस तरह फ़ाल बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान चूँकि एक इम्पॉर्टेंट अहम मुल्क है इस खित्ते में, तो इस वजह से यहाँ पे इजलास होना मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है और SCO के लिए भी बड़ा अहम है कि हम किस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो पहले तो 5 मेंबर्स थे, अब 10 मेंबर्स हो गए हैं इसके, तो किस तरह इसको रेलिवेंट बनाएं। जो चैलेंजेस हैं दुनिया भर में, चाहे वो दहशतगर्दी का चैलेंज हो, क्लाइमेट चेंज का हो, ड्रग ट्रैफिकिंग का हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, तो चूँकि शंघाई कोऑपरेशन इन चैलेंजेस के साथ नबरद आज़मा है, उसका मैंडेट इन चैलेंजेस को है एड्रेस करने में। जी जाहिर है कि इस तंजीम का जो पर्पस है, मेन एजेंडा है, वो भी सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी इस वक्त इक्तिसादी भी जाहिर है, सियासी भी मामलात बाद में आते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का मामला है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है। जो कुछ भी कोयटा में हो रहा है वो भी है, इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में होता है वो भी आपके सामने है। तो किस तरह से हम अपना मुकदमा इस तंजीम में पेश कर सकते हैं? हमारा अपना एजेंडा क्या होना चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, जहाँ तक हमारे अपने अंदरूनी खल्फिशार की बात आपने कही कि, और ज़ाहिरी तौर पे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ एक सियासी हिजान की सी कैफियत है, वो लाजिमन हमारे इमेज को दुनिया भर में जो है उसको कितना अच्छे तरीके से पेश नहीं करती। और सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, उसके भी ऑब्वियसली मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, बहुत से पहलू हैं, जहतें हैं। जहाँ हमारे अंदर सियासी एतबार से उस तरह इस्तेहकाम नहीं है, तो वहाँ हमें ये भी मालूम है कि कौन सी क़ुव्वतें दुनिया में हैं जो कि पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान चीन के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है, बहुत से ममालिक उससे खुश नहीं हैं, और ख़ास तौर के CPEC को लेकर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो भारत हो जो कि खुद SCO का मेंबर है, या फिर इवन अमेरिका भी हो, उन्होंने भी पब्लिकली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि, और ख़ास तौर पे इस मौके पे जबकि हमारे यहाँ एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हम बहैसियत पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिश यही है कि कम अज़ कम इन दिनों में
जो हमारे यहाँ सियासी एतबार से जो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि एक बहुत सी कशीदगी है, जी वो कम से कम नहीं होनी एग्जैक्टली जाहिर है कि पीटीआई चाहिए। एक सियासी जमात है और उन्होंने 15 अक्टूबर को ये कॉल भी दी है, एहतजाज की कॉल भी दी है, एहतजाज भी और मे बी वो धरने की सूरत में भी हो सकती है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, मैं बात कर रही थी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामला जो दहशतगर्दी से जुड़े हैं, और क्या हमारे पास अगर ऐसे एविडेंस है जो हमारे हमसाया ममालिक से सपोर्ट मिलती है, क्या वो इस किस्म के शवाहिद भी हम तंजीम के सामने किसी सेशन में जो सिक्योरिटी का हो उसमें पेश कर सकते हैं कि ये खदशात हैं, ये ममालिक हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है और पाकिस्तान में मुदाखलत ना सिर्फ करते हैं बल्कि दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में भी उनका हाथ है? देखिए, इस तंजीम में जो भी इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो भी इसका चार्टर है, उसमें जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो डिस्कस नहीं होते। अगर हमारे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत को, और आप जानती हैं कि कमांडर कुलभूषण जादेव को मार्च 2016 में हमने बलूचिस्तान ही से गिरफ्तार किया था, जो चाबहार से ऑपरेट कर रहा था और 2003 से पाकिस्तान आ जा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो पाकिस्तान में, और फिर हमने बड़े डॉजियर्स भी पेश किए, डॉजियर्स बना के हमने अमेरिका को भी दिए और यूएन के साथ भी शेयर किए। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और हम यकीनन बात करेंगे हाउ टू काउंटर टेररिज्म और किस तरह इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इजलास इस वक्त जो है उसमें हम जो हमारे बायलैटरल कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी मुल्क के साथ, तो वह हम ओपनली उसको कर सकेंगे, क्योंकि ये फोरम नहीं है। बायलैटरल मीटिंग्स में ऑब्वियसली जो मार्जिन्स में होती हैं उसमें हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कलेक्टिव जो हमारे चैलेंजेस हैं एससीओ में वही आ सकते हैं। हमारे इंडिविजुअल जो हमारे चैलेंजेस है वो हम सामने नहीं रख सकते। राइट। अभी बात कर लें अगर हम भारत की, तो जाहिर है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी अब आ रहे हैं इस तंजीम के इजलास में। क्या इस वक्त जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए, या कोई फिर साइड लाइन कुछ पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो सकती है? क्या आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर का पाकिस्तान आना है, तो मैं तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। और उनके बड़े वाज़े उनकी स्टेटमेंट है कि मैं कोई यहाँ दो तरफा मुलाकातों के लिए नहीं जा रहा। ना ये दो तरफा विजिट है, ये मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रोटेशन में ये इजलास होता है। पिछले साल भारत में हुआ था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, और इस साल पाकिस्तान में हो रहा है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा अर्थ शेकिंग बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भारत की जाने से यू टर्न हो गया, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो मैं उसको इस जाविये से नहीं देख रहा ये एक, और मुझे नहीं लगता कि कोई बायलैटरल हमारी मीटिंग भी होगी। और मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि बायलैटरल मीटिंग नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात जो इस वक्त एक डेडलॉक की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए हमें ब्रेक करना चाहिए, ना कि फ्रंट डिप्लोमेसी में, ओपन डिप्लोमेसी में और इस किस्म की मुलाकातों से, क्योंकि अब मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद, कि हमारे पास अब जो एक फॉर्मल डायलॉग जो पहले हम किया करते थे वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उससे हमारी कश्मीर पॉलिसी मज़ीद कमज़ोर होगी। तो मेरे अपने ख्याल में भारत भी इस वक्त तैयार नहीं है कि वो, क्योंकि उनका भी एक मंत्रा, एक नैरेटिव चल रहा है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। उन्होंने भी एक पोजीशन ले रखी है, हमारी भी एक पोजीशन है। तो मेरे ख्याल में इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमें कोई दुनिया के सामने मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। बैक डोर, जो बैक चैनल सफारतकारी है, उस पर हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉटम लाइन सही तरीके से डिफाइन कर सकें कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। हम अगर माजी की तरह ही वो काम करते रहेंगे और मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो फिर एक, मैं समझता हूँ कि सफारतकारी में हमारी कमज़ोरी है। अभी हमें कुछ क्रिएटिवली कोई नया करना है, ताकि जो बेसिक, जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं भारत के साथ,
वो हल हों। हमने माजी में देखा कि हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे जोर दिया, क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम बार बार उसी नुक्ते पे आकर रुके, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का खास तौर पे तनाज़ है। क्योंकि अगर आप 1947 से देखिए, आज हम 2024 में हैं, जब हम दोनों ममालिक आज़ाद हुए थे तो एक ही तनाज़ा था, और जम्मू और कश्मीर। आज उसकी वजह से और बहुत से तनाज़ात इश्यूज हमारे सामने आ गए हैं, हमने जंगें भी लड़ी हैं। तो जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के लिए मुकम्मल तौर पे एतमाद बहाल करना दो तरफा किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। तो वंस एंड फॉर ऑल हमें जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल करना है, उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि ये अब्दुल बासित साहब, आप ये इतनी एक्सट्रीम की पोजीशन जो आप समझ रहे हैं, जाहिर है कि आपका एक वसी तजुर्बा और ख़ासकर इंडिया में आपने सर्व भी किया है, आपको बेहतर पता है वहाँ का, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना कि हम कोई बातचीत ही ना करें जब तक कश्मीर इशू को ज़ेर बहस ना लाया जाए, तो ये तो फिर मामले को आगे तूल देना है, ये तो फिर कभी भी बातचीत नहीं होगी। तो ये तो अगर बातचीत शुरू करेंगे किसी पॉइंट से, तो तभी जाके तो हम मसला कश्मीर उठा सकते हैं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करें, या ऑब्वियसली जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये मसला कैसे हल होगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि बैक चैनल पे बातचीत करें, उसको फ्रंट पे मत लाइए, क्योंकि जब आप फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग की तरफ जाएंगे तो इस वक्त कोई फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद नहीं है। जो फ्रेमवर्क भी बना था, चाहे वो 10 जुलाई 2015 को ऊफा में बना हुआ हो, या जो 9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद में जो हमने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी, वो फ्रेमवर्क हो, वो फ्रेमवर्क अब रेलिवेंट नहीं रहा। तो मैं जो कह रहा हूँ कि बातचीत आप बिल्कुल करें, लेकिन बैक चैनल पे करें। जिस तरह आपने बैक चैनल पे बातचीत की और 25 नवंबर 2021 को आपने सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया था, ये भी 2019 के बाद ही हुआ ना, लेकिन तमाम काम बैक चैनल पे हुए। तो मैं बातचीत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो आप समझते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर है, बजाय कि आप फ्रंट पे इस तरह की कोई मीटिंग्स हो और उसका कोई नतीजा भी नहीं निकले। लेकिन अब जाहिर है कि भारतीय वजीर खारजा आ रहे हैं, तो ये भी कोई बैकडोर, आपको नहीं लगता कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, या बिहाइंड द सीन कोई बातचीत है? कंफर्टेबल हैं वो पाकिस्तान के विजिट के ऊपर, वो एग्री हुए हैं पाकिस्तान के साथ, कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं बैकडोर, तो इसीलिए वो आ रहे हैं? देखिए, मुमकिन है कि कोई बैक डोर पे बातचीत हो रही, लेकिन मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। और अगर ये बैक डोर पे है तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक जयशंकर का पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, तो भारत ने ये कोई हम पे एहसान नहीं किया पाकिस्तान आकर। वो जानते हैं कि SCO की क्या अहमियत है, और वो SCO से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। क्योंकि एक तो देखिए, उनकी वजह से सार्क इस रीजन में पहले ही फाल है, गैर फाल है। वो नहीं, भारत की कभी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि वो SCO की मेंबरशिप को ये दिखाइए कि हम पाकिस्तान की वजह से हम SCO में अपना जो हमारा एक किरदार है अदा नहीं कर रहे। तो वो SCO उनकी मजबूरी है इस वक्त, और वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि SCO की खातिर आ रहे हैं। अगर देखिए, अगर मैं समझता कि पाकिस्तान के लिए वो आ रहे हैं, अगर मोदी साहब खुद तशरीफ ले आते तो फिर बड़ा ब्रेक थ्रू होना था। फिर तो हम समझते कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले SCO की जितनी भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ना हमारे वजीर आजम कभी गए हैं और ना प्राइम मिनिस्टर इंडिया कभी वहां गए हैं। क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है SCO में, वो हेड्स ऑफ स्टेट का है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये चूंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है, तो इसमें ना कभी मोदी साहब गए हैं और ना कभी हमारे वजीर आजम गए हैं। हमने हमेशा ही अपने वजीर खारजा को भिजवाया है, और भारत ने एक दफ़ा शायद अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी भिजवाया है। तो अगर इस दफ़े मोदी साहब आ जाते तो मैं कहता हाँ जी, पाकिस्तान एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है, पाकिस्तान को ख़ास उन्होंने एक अहमियत दी है बायलैटरल। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने जो प्रेसिडेंट पहले से था उसी हिसाब से जयशंकर को भिजवा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि बायलैटरल हमारी मीटिंग होने जा रही है। ये मुमकिन है कि कोई कॉल शायद वजीर आजम पे हो जाए जयशंकर की, लेकिन उसको उसी तनाजुर में ही देखना चाहिए। और मैं कुछ ज़्यादा इससे मतलब कोई इतना मैं पुरुमीद नहीं हूँ
कि कोई बहुत ब्रेक थ्रू होने जा रहा है पाकिस्तान भारत की पोजीशंस में, अनलेस के बैक चैनल पे कुछ चीज़ें आगे चल रही हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है। जी ठीक है। बैकडोर में भी अगर डिप्लोमेसी की जाती है और जैसे कि इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि आप कश्मीर को एक साइड पे रख दें और फिर बातचीत करें, पाकिस्तान क्या ट्रेड के ऊपर बातचीत कर सकता है? एटलीस्ट बर्फ़ पिघले, रिलेशनशिप डेवलप हो, स्टार्ट हो, कंफर्ट जोन में जाएं, फिर जाकर अपना मुकदमा भी पेश करें, बजाय कि हम बिल्कुल ही कट डाउन हो जाएंगे तो फिर तो ये बात कहीं पर भी आगे नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें यहाँ से इनिशिएट कर लेना चाहिए, ट्रेड से इनिशिएट कर लेना चाहिए, या नहीं हमें अपना जो मेन पॉइंट है, जो असल इशू है मकबूजा कश्मीर का, वही सबसे पहले रखना चाहिए? और देखिए ये एक बड़ा एक तारीखी इसका पस मंज़र है, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में हमेशा यही कहा है कि पहले जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल करें, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन भारत की ये हमेशा से अप्रोच रही है कि पहले नहीं, पहले हमें छोटे छोटे काम करने चाहिए, बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए मुख्तलिफ एरियाज में, और जब माहौल साजगार हो जाएगा तो फिर हम मुश्किल फैसले भी कर पाएंगे जम्मू और कश्मीर। ये हम पहले सब चीजें आजमा चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम इस मुकाम पे अब जहाँ ये है, हम पहले भी कई बार इस पे आए। तो मैं अब समझता हूँ, क्योंकि देखिए ना, 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है। भारत ने जो कश्मीर का तनाज़ा था या इक्वेशन थी, उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया मामला अब। तो अब ओनस भारत पे है कि भारत किस तरह इस डेडलॉक को तोड़ता है, इस इम्पास को तोड़ता है। हमने भी, अगर हम उसी तरह वही काम करेंगे जो माजी में करते रहे हैं और फिर नताइज मुख्तलिफ उसकी तवक्को रखेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि रादर देन फोकसिंग ऑन बेबी स्टेप्स ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, चलिए आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ट्रेड पे हम बात शुरू करते हैं। तो पहले तो ये भारत से आप कहिए ना कि जो पुलवामा के वाक़े के बाद 14 फरवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था वो विड्रॉ कर दिया था। 200% हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी भारत को, उस पर ड्यूटीज लगा दी। तो पहले तो भारत से आप ये कहिए कि हम अगर ट्रेड शुरू करना चाहते हैं तो आप वो जो आपने इक़दामात लिए थे 15 फरवरी, उनको तो वापस लीजिए ना, ताकि हमारा भी तो कोई एतमाद बहाल हो, हमें भी पता चले कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन वो आ जाते नहीं, पाकिस्तान ने क्योंकि ट्रेड बंद किया तो पाकिस्तान को बहाल करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ भारत के हाथ में ही है और हम शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ना हम इस पोजीशन में हैं। तो क्या कोई तीसरा मुल्क हो सकता है कि जो आके कोई रोल प्ले करे, या इस आग में कोई भी कूदना नहीं चाहता? नहीं, आग में नहीं है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं हमारी हेल्प करें। आपको याद होगा, इधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि मैं मीडिएट करना चाहता हूं अगर भारत और पाकिस्तान दोनों राजी हों। अभी भी बहुत से ममालिक हैं, खास तौर पे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जो चाहते हैं कि मीडिएट करें, लेकिन भारत थर्ड पार्टी मीडिएशन के खिलाफ है और उसने यही कहा है कि हमारा बायलैटरल इशू है, हम इसको बायलैटरली सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गया है ना 5 अगस्त 2019 के बाद, कि भारत अब कहता है कि जी ये जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर जिसे हम कहते हैं तो अब इशू ही नहीं रहा, हमने तो अपने आईनी तरामीम कर दी, अब जो इशू है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। तो आप जरा सोचिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सारी चीजों को रखिए तो पाकिस्तान की क्या बॉटम लाइंस हो सकती हैं। अगर देखिए हमने मसले को सॉल्व करना ही है तो हमने बातचीत तो करनी है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन सफारतकारी में ये जरूरत इस अमर की होती है कि आपको अपनी जो बॉटम लाइन्स हैं उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी हो, तभी आप जो टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं फिर आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि हमें अभी तक हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद वही हमने पीटीआई की गवर्नमेंट देखी, वहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे रज़ाक दाऊद साहब, एक दिन हमने ये ट्रेड बंद किया तो कुछ अरसे बाद उन्होंने ट्रेड की बहाली की बातें शुरू कर दी। इसी तरह मैं ट्रेड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन चीज़ों को आइसोलेट करके चीज़ों को नहीं कर सकते। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की नोयत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम चीज़ों को आइसोलेट करके करेंगे तो फिर हम जो हमारे एक ऑब्जेक्टिव है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा
मुनसिफाना बुनियादों पे हल होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में। अब देखिए ना, हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है अगले साल, उसमें भारत जो है अपनी क्रिकेट टीम भिजवाने भी राजी नहीं है। कुजा के जो है हम ये तवक्को रखें कि वो जम्मू और कश्मीर पे हमसे कोई बातचीत करेगा। ये बात दुरुस्त है कि भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, उस पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। लेकिन भारत की अगर आप इस वक्त देखिए तो तमाम हमसाया ममालिक के साथ प्रॉब्लम्स हैं। अब तो एक बांग्लादेश का भी फैक्टर आ गया है। बांग्लादेश में जो हुकूमत तब्दील हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा हुई है। क्योंकि अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो वो ब्लेम पाकिस्तान को करते हैं, ISI को करते हैं कि आपने शेख हसीना को हटवाया है वहाँ से। फिर आप उनके ताल्लुकात नेपाल के साथ देख लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ चल रहा है, म्यांमार के साथ उनके प्रॉब्लम्स हैं, चीन के साथ उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वक्त भारत जो है, लेकिन बॉर्डर में तो तमाम तरफी टेंशन्स हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ है ना। असल मसला ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ है। वो ग्लोबल डायनामिक्स हैं। चाइना US की राइवलरी चलेगी और उसमें चूंकि, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि शायद SCO का इतना पोटेंशियल भी नहीं है। क्योंकि भारत चाइना के जो इश्यूज हैं, भारत क्वाड का भी मेंबर है, उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे ब्रिक्स और SCO में भारत की वजह से ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद ये भी अपना ये कुछ नहीं, ये एग्जैक्टली ये बायलैटरल, शायद बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बात ना की जाए, ये कलेक्टिव इश्यूज के ऊपर डिस्कशन का फोरम है और उसी के ऊपर बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डिफेंस एनालिस्ट है। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसकी हर लिहाज से अहमियत है, लेकिन और भी बढ़ गई है जबकि पाकिस्तान में सियासी पारा भी अरूज पर है, सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से सिक्योरिटी चैलेंज को से निपटा जाएगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एक तो सबसे पहले तो जाहिर है कि SCO इजलास के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है, और दूसरा ये है कि अहम ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती हैं, जिनके साथ साइडलाइन मीटिंग्स भी जिनकी तय हैं। तो हमारा फोकस तो भारत ही है, तो आप इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, एक तो ये तंजीम इस लिहाज से भी बेइंतहा अहम है कि देखिए कि ये जितने ममालिक इसका हिस्सा हैं वो मशरक में वाक़ हैं सारे, और दुनिया शायद इस तरीके से नोट नहीं कर रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कैपिटल हैं दुनिया के वो शिफ्ट हो रहे हैं मशरक की तरफ। फाइनेंसेस, इकोनॉमिक्स जो डेवलप हो रही हैं वो मशरक की तरफ से डेवलप हो रही हैं। जो पहले बहुत बड़ी इकोनॉमीज थी जिन्होंने मिल मिला के पूरी दुनिया पे तसल्लुत कायम था उनका, वो अब इस वक्त अपने आप को खतरे में महसूस कर रही हैं। और इसमें तमाम वो ममालिक शामिल हैं जो या तो इक़्तिसादी तौर पर बहुत मजबूत हैं या जो बहुत मजबूती की तरफ जा रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान से इसमें थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो जितनी भी ये तंजीम है इसकी अहमियत रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, बाकी सब भी हैं, लेकिन पिवट पाकिस्तान है इसका। ये हमें ये समझने की जरूरत है। पिवट पाकिस्तान इसलिए है कि इसके बैकड्रॉप में आप CPEC को देख लीजिए। CPEC की जो और ओवरऑल इम्पोर्टेंस है, स्टडी की इम्पोर्टेंस CPEC की है, उसको भी आप गौर में कर लीजिए। इस लिहाज से ये तंजीम एक बहुत अहम तंजीम है। नंबर 2, पाकिस्तान में इसका इजलास हो जाना ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बारे में हमारा अपना बदकिस्मती ये है कि दुनिया पता नहीं क्या सोचती है हमारे लिए। हम अपने आप को जिस तरीके से एक मनफी सोच अपने बारे में रखते हैं, इन हालात में इस किस्म के इजलास का होना पाकिस्तानियों के लिए भी अहम है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पाकिस्तान ठीक है, हमारे हालात में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हालात हमेशा ऐसे तो नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इस तंजीम के साइड लाइन्स पे जो भी माहिदात होंगे वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं,
लेकिन वो अगर ना आएंगे तो नुकसान उनका है। वो पाकिस्तान पे आके पाकिस्तान पर एहसान नहीं कर रहे। हम तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे भारत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बारे में अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं करेगा। वो आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे एहसान नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो वरना इस तंजीम से वो अपने आप को अलग कट रख नहीं सकते। इसमें ये उनकी अच्छी सोच थी और हमारे पे एहसान नहीं। लेकिन जाहिर है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ये मीडिया टॉक में ये भी साथ वाज़े कर दिया कि कोई साइडलाइन मीटिंग्स नहीं होंगी, इसके बायलैटरल कोई गुफ्तगू नहीं होगी और सिर्फ इसी सेशन को वो अटेंड करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे मैंने ये कहा कि रूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, हम जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, खित्ते में नई दोस्तियां कर सकते हैं, नए ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, जहां पर कुछ मुआहदात हो सकते हैं, वहां पर हम इग्नोर कर रहे हैं वो हिस्सा। पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात की बेहतरी तो एक लाजमी अमर है, ना होना, कमजोरी होना वो हमारी कमजोरी है। और चीन तो पाकिस्तान का बहरहाल है ही, दोस्त है ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, भारत के वज़ीर आज़म मजबूरी के तहत आ रहे हैं। हमने उनको सर पे चढ़ा दिया हुआ है। हम पता नहीं क्यों इतने इम्प्रेस हो जाते हैं फौरन जरा सी बात पे। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो उनको यहाँ ना आना उनका नुकसान था, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना था। बहरहाल ये बहुत अच्छा जाहिर है कि एक फोरम पर इंडिया भी बैठा है और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान जाहिर है होस्ट कर रहा है, कुछ नॉर्म्स डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। इस तंजीम के जो खदोखाल है, जो एजेंडाज हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खदशात और सवालात हैं जो इंडिया को लेकर पाकिस्तान को हैं। पाकिस्तान में मुदाखलत करना, दहशतगर्दी के वाक़यात करवाना और हमारे पास बहुत सारे एविडेंस भी होना। तो ऐसा एक फोरम क्या पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कर सकता है कि ये पाकिस्तान में जो इंडिया की मुदाखलत है? जी, पाकिस्तान को तो हर मौका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पिछले दिनों कराची में वाक़या हुआ है, हमारे इंतहाई दोस्त मुल्क की जो गाड़ी पे हमला किया गया है, इसका मकसद क्या था? किसी तरीके से ये जो शंघाई तंजीम की ये जो मीटिंग है, ये किसी तरीके से पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान में ना हो। ये भारत को दुख है। इसके भारत को इस बात का भी दुख है कि पाकिस्तान की जो पिवटल पोजीशन है, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लगे हुए उसके पीछे। और उन्होंने हर वो अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खुदा खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर हम खुद, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि हम खुद, मेरा ख्याल है कसूरवार हम खुद हैं सारे। हम खुद बैठ के अपना गला काटने को तैयार बैठे हैं सारे, और नहीं हमें आ रहे के नीचे अपनी टांगे रखी हुई हैं, खुश हैं इस बात पे। अच्छा, पाकिस्तान अब अगर बात एक्सटर्नल, जाहिर है कि जो रिलेशंस हैं वो तो अब इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम किस तरह से उसमें बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो हमारे इंटरनल सियासी हालात हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पीटीआई एहतजाज पे एहतजाज कर रही है? पिछले दिनों आपने देखा मार दाड़ कहाँ क्या हो रहा था, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे, कोई ज़ख्मी हुए, उसमें पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में ये क्योस और बढ़ जाएगा। जब पिछले दिनों ये हुआ है तो अब फिर एक एहतजाज की कॉल आ गई है। ये सिर्फ हुकूमत के लिए प्रेशर डालने के लिए है, अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, या वाकई कोई ऐसा एहतजाज करने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये कॉल फॉर हेल्प की तरफ से जो एहतजाज कर रहे हैं वो जैसे कॉल फॉर हेल्प, और मैं इसमें हुकूमत को बहुत बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ। देखिए, हुकूमतों का काम है कि वो ऐसे तमाम मामलात को सियासी तौर पे सेटल करें उनको। इसके बजाय हमारी हुकूमत के अगर आप उनके जो बयानात अगर आप पढ़ लें या उनके आप जो टॉक शो में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव की बात सुन लें तो लगता है कि वो गला काटने को तैयार बैठे हुए हैं। हुकूमतें ये नहीं करती। हुकूमतों का काम है कि इस किस्म के जो एहतजाज करते हैं, सारी दुनिया में अपोजिशन पार्टी एहतजाज करती हैं, लेकिन पीटीआई को भी बात समझने की जरूरत है। अगर उनका एहतजाज किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए तो पीटीआई को कोई माफ नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो, हुकूमत के लिए बहुत अहम है कि वो जो अपने जो चालाकियां जो हरबे इस्तेमाल करती है उनसे बाज आए और पीटीआई के जो अकाबरीन है उनसे मिलकर बैठ के बात करें। वो भी पाकिस्तानी है और मुझे इसमें कोई शक नहीं, अगर बैठेंगे बात करेंगे तो उनको भी बात समझ आ जाएगी। उनके मुतालबात अगर हुकूमत मान सकती है, जिससे किसी बहुत बड़ा खतरा नहीं हुकूमत को होता, तो मानना चाहिए।
हुकूमतें करती यही है ना, पूरी दुनिया में देख लीजिए। ये जो रिसेंट कॉल दी है, ये जो अब उन्होंने कॉल दी है 15 अक्टूबर वाली, उसके हवाले से तो उमर अयूब साहब ने ये कह दिया है कि अगर बानी पीटीआई तक रसाई दे दी जाए, शायद अभी ऐसा है कि उनकी रसाई नहीं है, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, रीजंस जो कुछ भी आ रही हैं, तो वो उनसे मुलाकात करने दी जाए तो शायद ये एहतजाज ख़त्म हो सकता है। क्या ऐसा ही है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ही रीज़न हो सकती है एहतजाज की? नहीं, मेरा ख्याल है एहतजाज के पीछे मुहर्रिकात और से बहुत से भी हैं, सियासी मुहर्रिकात हैं ज़्यादा, ये सियासी मामलात हैं, सियासी तौर पर हल होने चाहिए। हमारी सियासी हुकूमत को इसको हल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब उल्टे सीधे बयान देने के बजाय खुद कदम आगे बढ़ाएं। अपने साथ जो दूसरे साथी हैं, पीस पार्टी के लोग बड़े समझदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं नून लीग में भी, मिल मिलाकर उनसे बात करें तो बात हल हो जाएगी। तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं जनरल साहब, बातचीत आप देखें कि बानी पीटीआई का असल में तो सारा किस्सा, सारा मामला तो बानी पीटीआई का है। वो जेल में है, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते पॉलिटिकल पार्टी से। वो तो आपको पता है किससे बात करना चाहते हैं, आपसे शायद कर ले, आप अगर उनसे करेंगे तो शायद आपसे वो कर ले। तो वो तो बात करना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन किसी सियासी पार्टी से तो बात नहीं करना चाहते, तो उनसे बात करेगा कौन? और ये जो इस वक्त की पीटीआई की क़यादत है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सियासी मसला है, ये हमें इसको इसलिए देखना चाहिए। अगर बानी पीटीआई बार बार फौज की बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? फौज तो बात नहीं करेगी इनसे, फौज को उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। फौज तो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में फौज अगर होती तो शायद वो बात कर लेती। बानी पीटीआई बार बार ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल है, नाकारा है, किसी काम की नहीं है, इस पर कोई एतमाद नहीं है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। इस हुकूमत को अपना एतमाद बहाल करवाना है अवाम में भी, और इनका पीटीआई के जो भी कुछ ये करना चाहते हैं उसको उन्होंने डायलूट भी करना है, खत्म शायद ना कर सकें। तो हुकूमत के इक़दाम करने की जरूरत है, हुकूमत को आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, हुकूमत को अपना एतमाद बहाल करने की जरूरत है। ऐसे इक़दाम करें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हों, उससे मामलात सुधरने की तरफ जा सकते हैं। नहीं, क्या करें फॉर एग्जांपल, क्या करें कि वो बानी पीटीआई को रिलीज कर दें, जो कि मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं फॉर्म 47 की पैदा करदा हुकूमत है, ये हमें फॉर्म 45 के तहत ये हमें दे दी जाए तो फिर इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये वो तो सब इस सिस्टम को ही फारिग करके फिर वो चाहते हैं कि कोई बातचीत हो, तो हुकूमत कैसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी? देखिए, जब पीडीएम वजूद में आई थी तो पीडीएम का क्या उस वक्त था? वो भी तो यही कह रहे थे ना, वो भी तो यही बातचीत कर रहे थे। अल्टीमेटली बातचीत तो हो जाती है, सियासी लोग तो बातचीत ही करते हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इतना कोई घबराने की जरूरत है। पीटीआई अगर जो हो रही है इतनी बड़ी, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसको सबोटाज करती है तो फिर पीटीआई के लिए कोई माफी होनी चाहिए भी नहीं है एज ए बहसियत सियासी पार्टी, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए, चाहे उमर अयूब साहब हैं, गौर साहब हैं, कोई भी हैं, कि देखिए अल्टीमेटली वो भी पाकिस्तानी है, और उनके किसी भी काम से अगर पाकिस्तान को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्लेम कर देंगे हम सबसे बड़ी पार्टी है। वही तो क्लेम कर रहे हैं कि फॉर्म 47, 45 की बात कर रहे हैं। भैया पाए तो सही, आगे बात करें, आगे बात करेंगे तो बाद मसला हल होगा ना। जी, ये आपने ये एक अच्छी बात की है कि जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें दूसरे ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान में सियासी कशीदगी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकती है, जो कि हमारे जो दूसरे दुश्मन ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा ही हो। तो ये यकीनन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ थे। हम ये समझते हैं कि ये जो अब पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद जो मरकज़ निगाह बनने जा रहा है वो सिक्योरिटी के हवाले से ना हो, बल्कि वो पाकिस्तान में एक बहुत ही खुश आइन मुलाकातें और बायलैटरल जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ, उनकी बहाली और बहुत ही अहम पेशरफ्त के साथ हो। दैट्स ऑल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।